आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को आई होप वेलोसिटी एडिशन कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये समझ में आया होगा। आप लोगों ने घर पे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी कुछ क्वेश्चंस को करने की, और फिर आपको लगा होगा कि अगर वो 2 क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन मैंने करवाए थे उनको आप थोरोली अगर समझ लोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। क्या करके देखा था किसी ने? जो क्वेश्चन वेलोसिटी एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, किसी भी तरीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की? यस सर। इतना तो उम्मीद कर सकता हूं मैं आप लोगों से। यस सर। बेटा किया आपने रुचि? कौन सा सवाल ऐसा किया? कोई प्रॉब्लम आई? सर जो आपने कराए थे वही करे मैंने। सर वही रिपीट कर रहे थे सर, समझ रहे थे और अपने आप कर रहे थे सर, पहले से कॉन्फिडेंस आया। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। मेरा मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा यूं फील रखोगे कि अपने आप को, जैसे होता है ना, रोल होता है किसी मूवी में, किसी हीरो का या हीरोइन का रोल होता है कि भाई वो उस मूवी में लिप्त हो जाता है। जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी तो कभी शाहरुख खान जो है वो किसी मूवी में किसी तरीके का रोल कर रहा है, किसी मूवी में किसी तरीके का, किसी में हीरो है, किसी में विलेन है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको इन्वॉल्व हो जाना है। अगर आप इन्वॉल्व हो जाओगे प्रॉब्लम के साथ तो आपको चीजें समझने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप एक थ्योरेटिकल मैनर में पढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद आपको उतनी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको क्वेश्चन तो कई सारे हैं जो कि आप लोग कर सकते हो, लेकिन एक मिनट रुकना जरा, मैं असाइनमेंट खोल लूं। चलिए असाइनमेंट अभी खोलते हैं, तब तक आप लोगों से मैं क्वेश्चन पे बात करता हूँ। यहीं से शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रॉब्लम ये है, प्रूव दैट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। So let's start. You know very well what are the Laurent transformation equation, and if you consider this quantity is like delta s square, स्पेस टाइम इंटरवल बोलते हैं इसको, फिर भी चलिए कुछ नहीं बताते हैं आपको। मेरे को बताना ये है कि भाई डेल्टा एक्स डैश स्क्वायर डेल्टा वाई डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी डैश स्क्वायर, it should be equal to, after some calculation, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। शुरुआत आप लोग करेंगे कहां से? डेल्टा एक्स की वैल्यू आप लोगों को पता है, गामा डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी होल स्क्वायर। डेल्टा वाई स्क्वायर यू नो वेरी वेल सेम ही रहता है। डेल्टा जेड स्क्वायर आपको पता ही है सेम रहता है। सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज गामा स्क्वायर 1t माइनस क्या होता है, v इंटू डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर होल स्क्वायर। जस्ट सॉल्व दिस भी तो आएगा ना? हाँ क्या कह रहे बेटा? डेल्टा टी ना? जी सर। अब सही लिखा हुआ है? चलिए सॉल्व करिए आप लोग जब तक मैं असाइनमेंट खोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो यही आना चाहिए। करें आप लोग सभी लोग, तब तक बच्चे भी जुड़ रहे हैं।
बेटा अपने आप को म्यूट कर ले सभी लोग। बेटा आपकी आवाज एक किसी की खुली हुई है। मोनिका। बेटा किसी का हुआ? केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर जिसको फार्मूला पता होगा और रीअरेंजमेंट करना आता होगा उसका हो जाएगा। हेलो। हाँ बेटा किसी का आंसर आया? कर रहे। यस सर हो गया। आ रहा होगा। जो करेगा उसी का होगा। बिना करे तो किसी का नहीं होगा। आ गया सर। आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इट मींस वी कैन से दैट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये क्वांटिटी क्या रहेगी? इनवेरिएंट, बदलेगी नहीं। भले ही स्पेस बदल जाएगा, टाइम बदल जाएगा, लेकिन स्पेस टाइम इंटरवल ये नहीं बदलेगा। ठीक है। अब ऐसी कोई एक ही क्वांटिटी नहीं है जो कि नहीं बदलेगी। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी आप लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है क्या? नो सर EMT में अभी तक नहीं करवाई। अभी चल रही है क्या EMT? हाँ सर चल रही है। अच्छा, तो अंत में आप देखोगे, कोई भी बुक उठा के देख ले, EMT की लास्ट चैप्टर उसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है। आप लोग डीजे ग्रिफिथ को अगर फॉलो करते होंगे तो उसका भी लास्ट चैप्टर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। बट वो रेफरेंस किसका लेते हैं? क्योंकि है तो मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैंने आपको बताया था मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो इनवेरिएंट रहती है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, वो है चार्ज। तो चार्ज इज ऑल्सो लॉरेंट इनवेरिएंट। एंड ई डॉट बी, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई डॉट बी इज ऑल्सो इनवेरिएंट अंडर Laurent transformation. So there are lot of quantities which are invariant under Laurent transformation and some are not.
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनवेरिएंट नहीं भी है। तो वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि इनवेरिएंट है, वो आप यहाँ नोट कर लें अपनी कॉपी में। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया, आप फटाफट लिख लें बस। लॉरेंट इनवेरिएंट क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, मतलब ये मैंने केवल एक लिस्ट बनाई है जो अक्सर काम में आएगी आपके, लेकिन ये पूरी लिस्ट नहीं है, ऑब्वियस है आगे, लेकिन मोस्टली इन्हीं चीजों के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, और यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यू कैन से ओनली एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर. It is invariant under Laurent transformation. Yeah, I have already proved it. Rest mass of any particle, rest mass never change. तो वो frame of reference पे बदलता नहीं है, तो rest mass is also a invariant quantity. ठीक है. Charge is a fundamental quantity which is also, हाँ क्या कह रहे हैं? एक बार बैक स्लाइड से ऊपर दीजिए. बेटा आवाज मुझे नहीं आ रही है आपकी. एक मिनट मैं अपनी आवाज बढ़ाता हूँ. हाँ अब बोलो बेटा, एक बार कोशिश करो. स्लाइड नंबर 2 शो कर दीजिए. उस पे बेटा ये करने को बोला था, ये हो गया था आप. ओके सर. हाँ तो ये क्वांटिटीज है, आप अपनी कॉपी में लिस्ट बनाएं और नीचे जगह भी छोड़ दें. मतलब ये लिस्ट के नीचे ठीक हेडिंग नहीं डालना नया, आप इसके नीचे जगह भी छोड़ देना कि अगर कोई और आती है तो वो भी आप लिखते रहना, लिस्ट आउट करते रहना. सो रेस्ट मास इज ऑल्सो लॉरेंट इनवेरिएंट, चार्ज इज ऑल्सो लॉरेंट इनवेरिएंट, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, इट इज ऑल्सो इनवेरिएंट, लॉरेंट इनवेरिएंट. ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ. ई डॉट बी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ई डॉट बी, तो ई डॉट बी इज ऑल्सो लॉरेंट इनवेरिएंट. ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, क्योंकि रेस्ट मास क्या है, लॉरेंट इनवेरिएंट, इसलिए ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर. यहाँ पर ई जो है एनर्जी है और पी मोमेंटम है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद ई एंड वेक्टर ई. वेक्टर ई जहां लिखा है वो सब मैग्नेटिक फील्ड है, और जहां पे कैपिटल ई लिख दिया विदाउट वेक्टर वो एनर्जी है. सिमिलरली सेवेंथ नंबर डी क्यू पी ओवर डी ई, इट इज ऑल्सो लॉरेंट इनवेरिएंट. यू कैन ऑल्सो प्रूव इट, बट ये बहुत कठिन है, आप लोग उसको याद रखें. एर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन, ऑल दी 4 इक्वेशंस आर लॉरेंट इनवेरिएंट. एंड नाइन्थ यू हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट दिस ऑपरेटर. आपने इस ऑपरेटर का नाम सुना है, क्या कहते हैं इसे? डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, डीएलएम्बर्टियन ऑपरेटर. ये आप लोगों ने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो इक्वेशंस वगैरह पढ़ी होंगी, और कौन सा था रूल, कौन सी इक्वेशन से शुरू होती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स? सर क्लीन गार्डन इक्वेशन. क्या नाम बताया बेटा? सर केजी क्लीन गार्डन इक्वेशन. यस 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 यस, क्लीन गार्डन इक्वेशन. उसमें भी ये देखोगे आप ऑपरेटर को. ठीक है, तो ये आप नोट करें, शांति से सब लोग नोट कर ले अपनी कॉपी पे. सबको प्रूव करने के चक्कर में ना रहे. ये आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर प्रूव कराया जाए तो ठीक है, नहीं कराया जाए तब भी ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं आएगा क्वेश्चन कि ये प्रूव करो. ये क्वेश्चन आएगा कि ई दिया है बी दिया है, तो बताइए दूसरे फ्रेम में ई दिया है तो बी क्या होगा. ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको भी करवाऊंगा. और रही बात ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर की, ये मैं आगे करवाऊंगा. इसका लॉरेंट इनवेरिएंट कैसे होता है, रेस्ट मास कैसे लॉरेंट इनवेरिएंट होता है, ये मैं आगे करवाऊंगा. ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन लॉरेंट इनवेरिएंट होते हैं, इसी पे आधारशिला रखी हुई है इसकी. क्लीन गॉर्डन इक्वेशन आपने देखी होगी, वो भी लॉरेंट इनवेरिएंट होती है, वो आपने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी भी होगी.
ठीक है, तो मैंने केवल लिस्ट बना दी है जिससे कि आप लोग याद रख सको एक ही प्लेस पर। सर 7 कर नंबर ले आप, पे, जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। सर 7 नंबर पे डी क्यूब जो है, डी क्या डिस्टेंस है? हाँ बेटा, ओके सर। नहीं 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 नहीं, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ पी, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ पी, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ पी। Sir, with किसके respect to रिस्पेक्ट what? में? हाँ, सर किसके रिस्पेक्ट में है? डेरिवेटिव मतलब चेंज, चेंज चेंज। ओके Sir, किसके रिस्पेक्ट पे चेंज हो रहा है? ई के रिस्पेक्ट में? नहीं, विदाउट एनी रिस्पेक्ट भी होते हैं ना, चेंजेस लिखते हैं। ये सर होते हैं। हाँ सर। भाई डीएक्स नहीं लिखा हुआ देखा कभी? हाँ सर। आप ये पूछ किसके रिस्पेक्ट में, दिस इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ पी, ऐसे कह लो। स्मॉल का भी स्मॉल का भी स्मॉल, ऐसे समझ लो। बेटा मेल चेक किया था लेकिन टाइम नहीं मिला, मैं आपको मेल का रिप्लाई करूंगा, ठीक है? बहुत सारे काम होते हैं क्लास के अलावा भी, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, चिंता ना करो, ठीक है? अगर मेरी तरफ से कोई इस तरीके की गुस्ताखी अगर हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, ये सोचकर कि सर भी ये कुछ हो सकता है और भी काम होंगे, ठीक है? मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको वो चीज यहाँ पे लाके भी दिखाऊंगा, ठीक है? जो भी आपने पूछा होगा या जो भी बात हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। लिख लिया बेटा? यस सर। Yes sir. चलिए लिख लिया तो जगह छोड़ दे, मैंने भी यहाँ जगह छोड़ दी है इसीलिए आपको दिखाने के लिए कि ये जगह स्पेस आप अपनी कॉपी में भी छोड़ दें। ईमेल आईडी बेटा क्लासिकल फिजिक्स ये है, phys@gmail.com। ठीक है, मैं आपको बाकी बता दूंगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है कि any combination of Laurent invariant is also a Laurent invariant but converse is not always true। मतलब आप किसी भी तरीके का अगर दो लॉरेंट इनवेरिएंट क्वांटिटीज हैं तो उनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लें वो लॉरेंट इनवेरिएंट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल इफ L1 एंड L2 आर लॉरेंट इनवेरिएंट देन L1 इनवर्स, L1 का इनवर्स ले लें, L2 का इनवर्स ले लें, L1 L2 की मल्टीप्लीकेशन ले लें, L1 L2 का प्रोडक्ट ले लें, मतलब L1 L2 का समेशन ले लें, L1 प्लस माइनस L2, L1 बाई L2, L क्यूब, L1 क्यूब, L1 क्यूब L2, कुछ भी आर लॉरेंट इनवेरिएंट। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करता हूं क्यों बोला ऐसा मैंने। अभी आप लोग बिल्कुल लिखते रहे और बिल्कुल चिंता ना करें, ये सब वापस स्लाइड पे लेके आऊंगा आपको और फिर बताऊंगा कि ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया।
सर ये L1 क्यूब L2 मल्टीप्लाई में। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं? सर ये लास्ट की नीचे की लाइन L1 क्यूब L2 सर ये मल्टीप्लाई में। हाँ मल्टीप्लाई मतलब मैं ये फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, आप कुछ भी पावर लिख दो इसकी, m लिख दो, n लिख दो, ओके सर। ये मतलब था, ये तो मैं लिख दिया हूं कि ऐसा। आप इस पे आगे एक और लिख लो L1 की पावर n, L2 की पावर m, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, मैंने लिखा है ना एनी कॉम्बिनेशन। अभी मैं आपको बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। बेटा आप म्यूट कर ले, रुचि श्रीवास्तव। सर एक सेकंड बैकस्लैश। लिख लिया बेटा? चलिए अब जरा थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए अगर आप बताइए हाउ कैन यू प्रूव दिस, है ना, तो प्रूफ देखें आप इसका। इफ L1 and L2 are Lorentz invariant, then what does it mean? L1 dash is equal to L1 and L2 dash is equal to L2. Is it correct? इसका मतलब ये हुआ दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में S में S प्राइम में दोनों की क्वांटिटी क्या आएगी, बराबर आएगी। सही बोल रहा हूं? अब मुझे बताओ, लेट अस टेक कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, L1 की पावर m, L1 की पावर n, L2 की पावर m, डैश लगा ले रहे हैं, बराबर। क्या L1 डैश की जगह पे मैं L1 लिख दूं और L2 डैश की जगह पे L2 लिख दूं? प्रूफ हो गया। आप समेशन ले लो L1 L2 का, डैश लगा लो, L1 L2 के बराबर है, L1 डैश के बराबर है, L2 L2 डैश के बराबर है, प्रूफ हो गया। समेशन की जगह माइनस ले लो, प्रोडक्ट ले लो, कोई फर्क पड़ेगा इस पे? L1 डैश इनवर्स इज इक्वल टू L1 इनवर्स, नहीं। चलिए थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि आपको ये बातें कुछ भी नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन ये लिख लें आप लोग, उसके बाद आपको एकदम परफेक्ट समझ में आएगा, विश्वास रखो। अब मैंने लिखा है एक सेंटेंस, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब अगर एक क्वांटिटी इनवेरिएंट है तो उसके फैक्टर्स जरूरी नहीं है इनवेरिएंट हो। जैसे अगला क्वेश्चन लिखे, सर बैक स्लाइड शो कर दीजिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन लिख देता हूं। प्रूव दैट, मैं वापस जाऊंगा, x प्लस सी टी एंड x माइनस सी टी is not invariant under LT, and also realized that, लिख दीजिए, realize that x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब x प्लस सी टी इंटू एक्स माइनस सी टी, दैट इज
एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज लॉरेंट्ज इनवेरिएंट। बड़ा अच्छा और मासूम सा क्वेश्चन है। अभी देखते हैं क्या करना है। हाँ, पहले बैक स्लाइड देख लो आप बेटा। थैंक यू सर। क्या आप प्रूव करोगे इसे या मैं करवाऊं? चलाओ पेन, हम दोनों लोग चलाते हैं मिलके। हम कर ले सर। दोनों लोग मिलके चलाते हैं पेन। एक्स डैश प्लस सी टी डैश लेके चलो। लेट अस कंसीडर दिस क्वांटिटी इज एक्स प्लस। ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ना। एक्स प्लस मतलब एक्स प्लस सी टी। आप मुझे बता सकते हो एक्स डैश इज इक्वल टू गामा, क्या लिखू? एक्स माइनस वी टी प्लस सी गामा टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। सही है? यस सर। ऐसा करो, अब इन्हें रीअरेंज करो। गामा एक्स है और इधर देखें तो एक्स के कोफिशिएंट क्या आएगा? गामा इधर आ रहा है और 1 माइनस बी बाई सी। देखो प्लस टी के कोफिशिएंट्स अगर देखें तो गामा 1 प्लस माइनस सी होगा। भी बाहर ले रहे हैं। हाँ वो अंदर ले लीजिए। ओ माइनस 1 माइनस बी बाई सी। देखो चेक करके। अरे सिंपल तो लिखा हुआ है, सामने दो लाइनें तो ही हैं और टी भी आएगा। बाहर ले लें कुछ। गामा 1 माइनस बी बाई सी बाहर आ रहा है, बच क्या रहा है अंदर? एक्स प्लस सी टी। और गामा की वैल्यू क्या होती है? इसे एक्स प्लस लिख लूं शॉर्टकट में, और अगर इसको भी फैक्टराइज कर लूं नीचे वाले को 1 प्लस सी 1 माइनस बी बाई सी 1 प्लस सी बी बाई सी, तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 1 माइनस बी बाई सी अपॉन 1 प्लस बी बाई सी एक्स प्लस। क्या प्रूफ हुआ? और यू कैन से एक्स प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एक्स प्लस। सही बोल रहा हूं नहीं? क्या बराबर आए? नो सर। क्या बराबर आए? नहीं आए। इसका मतलब प्रूफ हो गया। सिमिलरली यू कैन राइट फिर एक्स माइनस। क्या आप डायरेक्ट एक्स माइनस के लिए लिख लोगे? क्या आएगा? ऊपर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, नीचे प्लस है तो माइनस आ जाएगा। यहीं पे कर दूं या फिर अलग से करूं? यहाँ पे भी कर सकता हूं मैं, 2 मिनट लगेगा वैसे। यहाँ माइनस लगा दे रहा हूं, यहाँ माइनस लगा दे रहा हूं, यहाँ माइनस लगा दे रहा हूं, यहाँ प्लस लगा दे रहा हूं, यहाँ प्लस लगा दे रहा हूं। आप चेक कर लेना। यहाँ प्लस लगा दे रहा हूं, यहाँ माइनस लगा दे रहा हूं, यहाँ प्लस लगा दे रहा हूं, यहाँ प्लस लगा दे रहा हूं और यहाँ माइनस लगा दे रहा हूं, और यहाँ माइनस लगा दे रहा हूं, यहाँ माइनस लगा दे रहा हूं। ये देखो, बस ये है कि दोबारा नहीं लिखना पड़ा और कोई बात नहीं।
आप लोग चाहो तो दूसरे पेज पे जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं वही लिख लो, सारी चीजें वही लिख लो, बस साइन बदल दो जो मैंने रेड कलर से साइन चेंज किए। इट मींस it is proved that x plus ct and x minus ct is not invariant under LT. But also realize that इनका प्रोडक्ट क्या है? इनका प्रोडक्ट अगर आप देखो तो x प्लस और x माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर कर दें, x प्लस और x माइनस लिख दूं मैं आगे? दोबारा से बता दे रहा हूं। याद हो जाएगा वैसे ये फार्मूला, ये नेट में पूछा गया है एक बार इसलिए पूछ रहा हूं। याद नहीं होगा तो प्रूफ भी कर लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। दोनों का प्रोडक्ट करो, x प्लस डैश इंटू एक्स माइनस डैश, कितना आएगा? यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, यही तो है एक्स प्लस और एक्स माइनस का प्रोडक्ट इज इनवेरिएंट। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो मैं यहाँ पे जो मैंने ये सेंटेंस लिखा था कि बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो ये बात प्रूफ नहीं हो गई कहीं ना कहीं? एक्स प्लस और एक्स माइनस लॉरेंट इनवेरिएंट नहीं है, फिर भी इनका प्रोडक्ट लॉरेंट इनवेरिएंट है। तो इसीलिए ये मैंने लिखी सेंटेंस में कि बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या बात समझ में आ गई? एक्स प्लस और एक्स माइनस लॉरेंट इनवेरिएंट नहीं है, फिर भी उनका प्रोडक्ट क्या है? लॉरेंट इनवेरिएंट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दो लॉरेंट इनवेरिएंट नहीं है तो उनका प्रोडक्ट लॉरेंट इनवेरिएंट नहीं हो सकता, लेकिन यह जरूरी है कि अगर दो लॉरेंट इनवेरिएंट है तो उनका कोई भी कॉम्बिनेशन लॉरेंट इनवेरिएंट होगा। क्या बेटा समझ में आया नहीं आया? आप सोच रहे हो सर पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। चलो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ये देखो नेट में सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। एक तो तरीका ये आप करके देख लो, एक तरीका है डायरेक्ट लगा दो। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। ऑप्शन डी सर। बी या डी? डी सर। डी। डी सर। डी सही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 5 नंबर का सवाल आया था तो मैं आप सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगा। देखो एक बात तो है, ये तो कोई भी नहीं लगाएगा ना, क्योंकि इनका प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो वो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, जो कि वो हाई आ ही नहीं रहा इसमें। और ये देखो सब कुछ डिफाइन भी किया है, पूरा पूरा किया है ना। 2 फ्रेम का जिक्र किया है, एक ओ का एक ओ डैश का, जैसे एस और एस प्राइम होते हैं। सिंपल था। और आपको दिखाऊं,
किन सवालों का जिक्र कर रहा हूं मैं? नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखो। ये आप सब आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है। इसका आंसर बता दो बेटा जल्दी से। बी ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन बी सर। सेकंड ऑप्शन। पढ़ के देखो पहले, सेंटेंस पढ़ा ही नहीं पूरा। बी ऑप्शन सर। ए सर। क्यों ए क्यों? बी होगा सर। बी है सर। हाँ? बेटा कोई ए भी बता रहा है मुझे। सर बी होगा। बी। बी है सर। बी। बी होगा सर। अभी तो बताया, इतना पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? यही सब सेंटेंसेस लिखवाए मैंने कि भाई इफ एल इज लॉरेंट इनवेरिएंट या लॉरेंट ट्रांसफॉर्म, द इनवर्स इज आल्सो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, and if L1 and L2 are Laurent transformation, then L1 L2 is necessarily a Laurent transformation, so both are correct. एक मिनट रुकना, शेयरिंग रोकनी पड़ेगी मुझे। दिख रहा है आप लोगों को ये? यस सर। अब थोड़े से खराब खराब क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोगों का मूड ही खराब कर देता हूँ। ये आप लोगों ने देखे होंगे क्वेश्चन, आपके असाइनमेंट में होंगे, करने की भी कोशिश की होगी, हो सकता है एक आध का आंसर भी आ गया हो। चलिए, इसको शुरू करवाने से पहले एक और क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये इसका आंसर बता दें आप लोग। इस क्वेश्चन का आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बी। कर लो पहले कर लो, एक मिनट में अभी देखता हूं मैं, जब तक एक दो क्वेश्चन और देख रहा हूं। क्या आंसर बताया? बी सर। बी होना चाहिए सर, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी बताया। सर सी और ऑप्शन। सी। सी सही है बेटा। जो लोग बी बता रहे हैं वो थोड़ा सोच ले। सी। अच्छा, जिस भी बच्चे को बताना है आंसर, वो प्लीज चैट में बताए, क्योंकि बाकी बच्चे जो है वो थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में बताया करो। ओके सर। बाकी सभी लोग कोशिश करें।
कह रहे हैं रॉड और लेंथ कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. If this observed in the frame moving with velocity v along the rod, the charge per unit length, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगी वो Q बाई L होती है अगर रेस्ट में हो तो. लेकिन अगर मूविंग से देखोगे तो क्या होगा, L कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी. और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्या फार्मूला बताया है, L नॉट बाई गामा. L नॉट बाई गामा मतलब L अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सो ऑप्शन C is correct. क्या और एक्सप्लेन करूं या फिर समझ गए? अगर कोई चाहता है तो चैट बॉक्स में लिखे, और एक्सप्लेन कर दूंगा. ये आप लोगों को बताया था मैंने फार्मूला, L नॉट बाई गामा होता है. गामा अगर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है. और चार्ज अभी बताया इनवेरिएंट होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल लेंथ छोटी हो जा रही है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, ये टिफर में 2018 में आया है. From an observational post E on Earth, two ballistic missiles, each of rest length L from nose tip to tail end, are observed to fly past each other with the same uniform relativistic speed c by 2 in opposite direction as shown in the figure. दो ballistic missile हैं जिनकी प्रॉपर लेंथ L है और वो एक दूसरे की तरफ b वेलोसिटी से c by 2 से आ रही हैं. What is the time taken to tail end of the one missile to cross the tail end of the other missile as measured from post E? और E पोस्ट कहाँ पे है, ग्राउंड पर है. तो ये सवाल इस तरीके करवाया नहीं था कल. इसका आंसर क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, ये ओवरटेकिंग ही तो हुआ कुल मिला के. लेंथ क्या लगेगी, L बाई गामा, दूसरे की L बाई गामा, दोनों की स्पीड v प्लस v. मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन अगर बाहर से हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट लगा देना. तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, L बाई गामा की वैल्यू लगा दे. आंसर निकाल लेंगे. जिसको नहीं समझ में आया वो कल का लेक्चर में स्लाइड्स तो दिखाई थी वो देखे. ठीक है. एक मिनट. अगला क्वेश्चन, इसका बताना आंसर. बिना करे मत बताना, जब तक आप करें नहीं खुद तब तक मत बताना.
बताते रहो बेटा, मैं देख रहा हूँ आप लोगों की चैट देख रहा हूँ, चैट में लिखना। बहुत सारे लोगों का बी ऑप्शन आया, किसी किसी ने ए भी दिया है। बहुत सारे लोगों का बी आंसर आया है, किसी बच्चे ने ए का भी दिया है ऑप्शन। तो अब जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी रिलेटिव स्पीड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। along the x axis, ठीक है। the magnitude of velocity of A as seen from rest frame of B। A है और ये B है, तो B के फ्रेम में कितनी वेलोसिटी होगी अगर आप B से अटैच हो जाओ? तो सिंपल है आंसर, B प्लस बी अपॉन 1 प्लस BB बाई सी स्क्वायर। क्या हो गया इसमें? बी ऑप्शन। इतना सरल सवाल आया है। बेटा जिसको ये प्रॉब्लम है कि ये आंसर ए आ गया उसका, वो बताए मुझे क्यों दिक्कत आ रही है। आस्था, ये आंसर कैसे ए आ गया? नहीं सर बी ही है। गलत नहीं होना चाहिए था ये आपका, सर बी है। मतलब इसमें 100% पोल आना चाहिए था आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें फटाफट। An inertial observer sees two events E1 and E2 happened at the same location, means delta x is equal to 0 but 6 microsecond apart। मतलब एक के बाद एक कितनी देर बाद हुई? 6 माइक्रोसेकंड बाद, लेकिन हुई एक ही जगह पर। ठीक है ना? जैसे आप एक घड़ी रख दो सामने और वो टिक 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 कर रही है, तो घड़ी आपके सामने रेस्ट में है, तो x1 x2 पोजीशन क्या होगी? वही होगी। तो एक ही प्लेस पर हो रही है, इसका मतलब डेल्टा x 0 हो गया। एक तरीके से इवेंट हो रही है, E1 हुई फिर E2 हुई, तो जो टाइम में सेपरेशन है वो 6 माइक्रोसेकंड का है। Another observer moving with a constant velocity v with respect to first one sees the same event 9 second apart, 9 microsecond apart। तो the spatial distance between events as measured by second observer is, ये कितना होगा? Can you solve this? आपको v नहीं पता है, there are two ways. Either you can first calculate b and after that you can calculate delta x prime. Otherwise you can directly calculate delta x prime. Have you any formula about this? कोई बताएगा बेटा?
सर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर को सर इनवेरिएंट लेके भी कर सकते हैं। वेरी गुड। डेल्टा एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोगों को बता चुका हूं ये क्वांटिटी किसी भी फ्रेम में नहीं बदलती। तो बस देखो इस सवाल में क्या हुआ है, दो चीजें पता है, तीन चीजें पता है और एक चीज पूछी गई है, तो बस हो गया चारों चीजों से। तो डेल्टा एक्स प्राइम की जगह पे आप क्या लगाओगे, कुछ नहीं, ये आपको निकालना है। सी स्क्वायर डेल्टा टी प्राइम की जगह पे आप लगाओगे 9 माइक्रोसेकंड। डेल्टा एक्स प्राइम 0 है, डेल्टा टी प्राइम 6 माइक्रोसेकंड। करो सॉल्व जल्दी जल्दी। डेल्टा एक्स प्राइम निकालें कितना आएगा, टू 2012 सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, सभी लोगों का 2000 आंसर आ रहा है और मुझे लगता है कि इसमें कोई वो भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात है कि जो इवेंट्स एक जगह पर दिखाई दे रही थी, इस बार क्या हो रहा है, 2000 मीटर दूरी पर दिखाई दे रही है। पता है ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर भाग रहा है ना, ऑब्जर्वर भाग रहा है और भागने से क्या हो रहा है, वो पहले एक जगह पर दिखाई दे रही है इवेंट, तब तक वो आगे निकल जा रहा है। इवेंट वही हो रही है लेकिन वो आगे निकल जा रहा है, तो वो उसको लग रहा है क्या कि दूसरी जगह इवेंट हो रही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछते भी रहना, सबके लिए बोल रखा है मैंने कि कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है पूछ लें। आपको लग रहा है इसको और ज्यादा इलेबोरेट करो तो भी बता दो, आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता दो। सर बैक स्लाइड शो कर दो। थैंक यू सर। अच्छा मुझे ये बताओगे डेल्टा टी प्रॉपर टाइम है कि नहीं, चेंज इन टाइम। सोच के बताना। डेल्टा टी is equal to 6 microsecond in this question, is it a proper time? स्टेटमेंट बेटा ये कह रहा है कि एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है जो दो इवेंट्स ऐसे समझ लो जैसे मैंने आप लोगों को जमीन पर हाथ मार के दिखाया था। मैं देखो अपने पेन को एक ही जगह पर मार रहा हूं, ठीक है,
तो ये सेम लोकेशन पे हो रहा है और 6 माइक्रोसेकंड अपार्ट इन टाइम, 6 माइक्रोसेकंड बाद हो रहा है। लेकिन जो दूसरा ऑब्जर्वर है उसको ये दूरी क्या दिखाई देगी अगर उसको इन दो पल्सेस के बीच में या दो टिक टिक के बीच में टाइम 9 माइक्रोसेकंड दिखाई दे। दूसरा मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्या डेल्टा टी इज इक्वल टू 6 माइक्रोसेकंड प्रॉपर टाइम है? तो किसी ने, एक दो बच्चे ने आंसर दिया है। शिवम ने बोला यस। बेटा बताओ कैसे? शिवम बोलो, ये परिवार की तरह समझो, आप बातचीत करने में कोई बुराई नहीं समझो। सर टाइम डिलेड हो गया ना, 9 सेकंड हो गया। हाँ, तो टाइम डिलेड हो गया ना, 9 माइक्रोसेकंड। टाइम डायलेट हो गया। यस यस एक सर। बात बता दूं आपको, हर टाइम दो टाइम अगर दिख रहा हो तो जरूरी नहीं है कि छोटा वाला हमेशा प्रॉपर टाइम ही हो, उसके लिए कुछ कंडीशन है। आप वो सोच कर नहीं बताए तो कोई बात नहीं, मैं किसी और बच्चे से भी पूछता हूँ जिसने आंसर दिया हो। आकांक्षा बेटा बताना, ये आपको क्यों लग रहा है कि नहीं है? सर क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है ना। अच्छा, आपको किसी घड़ी से प्रॉपर टाइम देखना हो तो क्या करोगी आप? घड़ी के फ्रेम में टाइम चेंज होगा ना सर, टाइम देखेंगे घड़ी में सर, उसी ऑब्जेक्ट के फ्रेम में जाके देखेंगे। नहीं, किसी घड़ी में घड़ी के फ्रेम में रहना चाहोगे ना? यस सर। अच्छा, घड़ी के फ्रेम में अगर चले जाओगे तो घड़ी एक ही लोकेशन पर टिक 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 करेगी या अलग अलग लोकेशन पर? एक ही लोकेशन। एक ही लोकेशन। एक ही लोकेशन पर। आप सोच के देखो, आप अपनी घड़ी रखो सामने कहीं पे भी, आपने अपनी दीवार पे देखो, जो वॉल वॉच लगी होगी वो एक ही जगह पर टिक 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 कर रही होगी, और वो जो टिक टिक है वही प्रॉपर है, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, और रेस्ट में जो है वो घड़ी प्रॉपर टाइम देगी। आपको मैंने क्या बोला था? मूविंग क्लॉक रन स्लो, लिखा है? लिखा था ना ये बात? जी सर। मूविंग क्लॉक रन स्लो। यस सर। तो आप अब अंदाजा लगाओ, क्या ये प्रॉपर टाइम है? डेल्टा टी इज इक्वल टू 6 माइक्रोसेकंड। यस सर। हेलो, हाँ बेटा, अब आंसर दोगे? क्या ये प्रॉपर टाइम है? सर 6 माइक्रोसेकंड प्रॉपर टाइम होगा क्योंकि सर रेस्ट फ्रेम अब में है, हम उसको ऑब्जर्व अब कर है। रहे हैं। देखो देखो देखो, हाँ मेरी बात सुनो। अगर लोकेशन वही है, सेम सेम लोकेशन है, दिस डेल्टा टी इज प्रॉपर टाइम। मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम इस बात को भी समझ के रखें। और अगर ऐसा नहीं है, अगर सेम लोकेशन नहीं है तो वो प्रॉपर टाइम नहीं होगा। और जरूरी नहीं है दो समय दिए हो तो वो उनमें से कोई एक प्रॉपर जरूर होगा। इट मे बी पॉसिबल आपको जो दो टाइम दिए हो वो दोनों ही डायलेटेड हो, एक कम डायलेटेड हो, एक ज्यादा डायलेटेड हो। इट मींस क्या समझ गए बात को? यस सर। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिना सेम लोकेशन बताए भी इस बात को कहा जा सकता है कि डेल्टा एक्स 0 है। चलो उसका एक ट्रेलर देखो आप, कैसे स्टेटमेंट छोटा लिखकर बात करी जाएगी। देखो, ये जून 2012 में आया हुआ है।
ये इससे अच्छा सवाल है जो पीछे करके आए हो। व्हाट इज द प्रॉपर टाइम अब अगर ये प्रॉपर टाइम है ना, तो इसमें ये हिडन बात लिख दी इन्होंने, क्या डेल्टा एक्स 0 है। अब देखो कितनी अच्छी बात है, प्रॉपर टाइम बताना है तो डेल्टा एक्स 0 है, ये बात तो पक्की बता दी बिटवीन टू इवेंट्स। इफ वन इनर्शियल फ्रेम द इवेंट्स आर सेपरेटेड बाई, समय में कितनी सेपरेटेड है, और दूरी में कितनी सेपरेटेड है, तो आपसे पूछा जा रहा है प्रॉपर टाइम क्या होगा, मतलब डेल्टा टी क्या होगा। ठीक है बेटा, ये बात यस सर। स्टेटमेंट को छोटा लिखने का तरीका देखा आपने, मैंने ये जानबूझ के दोनों सवाल एक साथ रखे हैं। और आप मुझे अब आंसर बता दो डेल्टा टी कितना आएगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बताना, क्योंकि नेगेटिव में आएगा आंसर। मैं आपको दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, आप लोग जब तक टाइम निकालो, ठीक है, डेल्टा टी निकालो। बेटा ये 6 सेकंड आंसर आ गया होगा आप सभी लोगों का। यस यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। क्या दिखाता हूँ, ओके सर।
एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है, टू इवेंट्स सेपरेटेड बाय स्पेशल डिस्टेंस 9 into 10⁻7 मीटर्स, नहीं 9 into 10⁻9 मीटर लिखा है ना, आर साइमल्टेनियस इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी एक जीरो। साथ घटित होना। तो ये देखो, ये सेंटेंस का मतलब हुआ डेल्टा टी जीरो, साइमल्टेनियस इवेंट्स। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर नहीं शो हो रहा क्वेश्चन है नहीं दिख रहा है? सर, नंबर नहीं शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। ओके 5 है, 5 लिखा हुआ है। The time interval between these two events ये बताना है, and in a frame which is moving with a constant speed of 0.8 c। तो आपको क्या लगता है, टाइम इंटरवल वाला फार्मूला लगाएं या फिर सीधे सीधे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे तो ही मिल जाएगा? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से ही आ जाएगा, तो क्या जरूरत है कुछ और करने की? गामा कितना आएगा इसका? 0.8 c का याद कर लिया था? थ्री बाई फाइव ना, ट्वेल्व बाई 13 आएगा। देखो कितना आ रहा है, 13/12, सब गलती से हो गया। 13/12 डेल्टा टी की जगह लगा दो 0, माइनस वी की जगह लगा दो 0.8 c, इंटू डेल्टा एक्स की जगह लगा दो 9 into 10⁻9, और सी स्क्वायर का सी एक रहने दो और सी की वैल्यू लगा दो 3 into 10⁻8। कैलकुलेट कर लो, मैग्नीट्यूड बता दो डेल्टा टी का कितना आएगा। 5/3 आएगा। हाँ वही, क्या हुआ? अरे निकाल लो ना। फाइव बाई थ्री आएगा बेटा। क्या आंसर आ रहा है चेक करो। चालीस सेकंड आ रहा है आंसर। बहुत सारे लोगों के मन में एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये माइनस साइन आ जा रहा है, उसका क्या? आप उसको तो भूल जाते हो। तो मैं बता दूं, इंटरवल माइनस का होने का मतलब क्या है? जो इवेंट्स पहले घटित हो रही होंगी वो बाद में घटित होने लगेंगी। मतलब पहले ए हो रही होगी, फिर बी हो रही होगी एक फ्रेम में, तो दूसरे फ्रेम में बी पहले हो जाएगी, ए बाद में हो जाएगी, इसलिए माइनस साइन दिखा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए अपने को केवल मैग्नीट्यूड से रहता है मतलब। तो ऑप्शन बी आएगा, किसी ने बताया है इसलिए मैंने लिख दिया है। सर यही आ रहा है। तो ऐसे एक नहीं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो तरीके के होंगे। अब मैं थोड़ा आप लोगों के पास आता हूं थोड़े से कठिन सवालों के साथ। कठिन मतलब देखने में बहुत कठिन लगते हैं उतने कठिन नहीं। दिखाता हूं किन सवालों का जिक्र कर रहा हूं मैं। बहुत जगह घेर ली इसने। आधा दिख रहा है, एक मिनट रुको, मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा सेट कर देता हूँ।
हाँ बेटा, आपके सामने स्क्रीन पे है। थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा। ऑब्वियस है, इस सवाल को पढ़ते पढ़ते ही आपको लगेगा कि यार ये कैसे होगा, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। केवल इसके पढ़ने के नंबर थे, बाकी तो ये आंसर आ जाएगा तुरंत ही। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट पे आ जाऊंगा, ठीक है। इन ए फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो, two spaceship A and B are running a race where they starts from the same point marked start but flying in opposite direction at constant speeds close to the speed of light. An observer fixed at the starting point observed that they both cross the point mark end, which are equidistant from the starting point at the same time. मतलब क्या हुआ, अगर आप ये स्टार्ट वाली जगह पे बैठे हो तो आपने क्या कहा, ये दोनों लोगों ने एंड वाली जगह कितने टाइम पे पार की, जो कि इक्विडिस्टेंट है, कितने टाइम पर, साइमल्टेनियसली क्रॉस किया। मतलब ये रेस कौन जीता है अकॉर्डिंग टू यू? अगर आप यहाँ बैठे हो स्टार्ट पर, कोई नहीं, दोनों एक साथ क्रॉस किए, ठीक है। आफ्टरवर्ड, उसके बाद क्या हुआ, दिस ऑब्जर्वर रिसीव्ड मैसेजेस फ्रॉम बोथ स्पेसशिप्स। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैसेज गिरे स्पेसशिप में, जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपने अपने मैसेज लिखे, और उस मैसेज में उन्होंने क्लेम्स लिखे अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू? उस मैसेज में कौन सा मैसेज सही है, ये बताना है हमें। तो पहले सी मैसेज की बात करता हूं। सी मैसेज, both A and B agrees that they cross the end point simultaneously. मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, सी पॉइंट, सी ऑप्शन की। इज इट करेक्ट और नॉट, पहले ये पूछ रहा हूं। ऑप्शन सी क्या करेक्ट हो सकता है या नहीं? नॉट करेक्ट सर। नो, किसी ने बोला नो, तो बेटा बताना क्यों नो। सर ए और बी दोनों मूविंग फ्रेम में है ना, और सर ये जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है सर वो रेस्ट पे किया है सर, दोनों को टाइम डायलेशन भी लगेगा सर, साइमल्टेनियसली तो उन्हें नहीं फील होगा। और उसने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों साइमल्टेनियस है, तो फिर मूविंग फ्रेम ये कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकता ये साइमल्टेनियस। देयर इज ऑलवेज ए लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। So claim number 3, both A and B agree that they cross the end point simultaneously. It is wrong. गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? सही बात है नहीं? अच्छा एक बात बताओ, बोथ A and B, ए ऑप्शन की बात करना जरा। Both A and B agree that A won the race. A कह रहा है A जीत गया, मतलब मैं जीत गया, और B भी कह रहा है A जीत गया। ए ऑप्शन के बारे में बात करो, सही है कि गलत? सर गलत होगा सर, दोनों को सेम टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? सर दोनों अलग अलग फ्रेम में, तो सर वो दोनों उनको एक सेम टाइम नहीं मिलेगा, या डिस्टेंस सेम नहीं होगी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हेलो सर। दोनों के मैथ एक जैसे गिरेंगे, ये बात समझ रहे हो नहीं? ये प्रॉब्लम जैसी ए के लिए वैसी बी के लिए। यस। तो ए जो कहेगा वैसा ही बी भी कहेगा। ए अपने लिए कहे चाहे बी के लिए कहे, लेकिन कहेगा एक जैसे ही दोनों लोग। ये सिमेट्री को रिप्रेजेंट, है ना।
बी ऑप्शन देखें, ए एंड बी बोथ क्लेम्स टू हैव वॉन द रेस, मतलब ए कह रहा है मैं जीत गया, बी कह रहा है मैं जीत गया। और डी ऑप्शन है ए थिंक्स बी वॉन द रेस एंड बी थिंक्स ए वॉन द रेस, दे बोथ मे बी करेक्ट, दे बोथ मे बी करेक्ट, कि ए कह रहा है मैं जीत गया, बी कह रहा है मैं जीत गया, या ए कह रहा है बी जीत गया, बी कह रहा है ए जीत गया, क्योंकि ये सिमेट्री भी मेंटेन है। फिलहाल इसका सोल्यूशन कैसे करें? तुक्का लगाने पे तो आंसर गलत भी हो सकता है, तो मैं आंसर इसलिए पढ़ रहा था जिससे कि आपको पता लग पाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन कैसे करेंगे? ये है स्टार्ट, और ये है हमारा एंड, और ये है एंड। दोनों इक्विडिस्टेंट है, ये भी लिखा हुआ है। तो अगर ये L0 दूरी पर है तो ऐसे ही लिख दे रहा हूं, L0 दूरी पर है तो ये भी L0 दूरी पर है। ठीक है, और स्पेसशिप ए और बी, किसी एक की बात करता हूं मैं, ए इधर वाला है, ए किस वेलोसिटी से, मान लीजिए सेम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी u से दोनों ट्रेवल कर रहे हैं। ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, ये तो है किसके रिस्पेक्ट में, स्टार्ट के रिस्पेक्ट में, अगर स्टार्ट पे कोई बैठा हुआ है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए कहूं तो ए को स्टार्ट की, एंड की और ये सबकी स्पीड क्या नजर आएगी? मतलब अगर आप ए पर बैठ जाओ, ठीक है, तो आपको स्टार्ट वाला पॉइंट, -2, एंड वाला पॉइंट और ये एंड वाला पॉइंट किधर जाता हुआ नजर आएगा? पूरा का पूरा सीन u वेलोसिटी से पीछे की तरफ को जाता हुआ नजर आएगा भाई। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब जा रहा होगा, ऑब्वियस है ये खुद को क्या समझेगा, रेस्ट में, ये रेस्ट में है। तो आप मुझे बताओ कि ये स्पेसशिप बी, ये तो ये है, बी की स्पीड इसे क्या नजर आएगी? ए को बी की स्पीड क्या नजर आएगी? u + v/1 ए को बी की स्पीड क्या नजर आएगी? 2 u + u/1 + u u/1 अपॉन c स्क्वायर, है ना? यस। और इसको अपनी स्पीड 0 लग रही है, लेकिन सामने वाला कितने से आ रहा है? एंड वाला पॉइंट इसकी तरफ को कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? ए, u वेलोसिटी। कितनी देर में ए क्रॉस कर देगा एंड पॉइंट को? एज व्यूड बाई ए, मैं चला रहा हूं पूरी कहानी किसके लिए? ए के लिए। एज व्यूड बाई ए, हाँ, ए को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा एंड पॉइंट को? d/u। हाँ, सोच के बोलना बेटा। लेंथ कॉन्ट्रैक्टर नजर आएगी? यस। तो पूरा एक तरीके से समझ लो, उसके लिए मूविंग रॉड की तरह समझ लो एंड और स्टार्ट पॉइंट। वो एक तरीके से पीछे की तरफ को भाग रहा है तो उसको क्या लगेगा? छोटी जगह हो गई L0/गामा, और गामा में यहाँ क्या होगा? u, और u वेलोसिटी से क्रॉस करेगा इसे कोई भी, क्योंकि ये तो खुद रेस्ट में ही है। और b से पूछे तो, मतलब a से पूछे b के बारे में, तो b क्या कहेगा? इसका स्पेस कितना रह गया?
एल नॉट बाई गामा, भाई इसकी भी दूरी एल नॉट बाई गामा लगेगी इससे। बात सब इसकी कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, इससे पूछ रहा हूं। और वेलोसिटी क्या नजर आएगी, एंड पॉइंट और एंड और ए बी के मोशन की रिलेटिव वेलोसिटी। डायरेक्ट घटा दूं या जोड़ दूं? डायरेक्ट घटा दूं? तो कितना आएगा? अच्छा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा या ये बड़ा? टू यू बाई 1 प्लस स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई स्क्वायर बड़ा होगा। बड़ा होगा तभी तो उधर की तरफ को जा रहा होगा क्रॉस करने। 2u बाई 1 प्लस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस यू, यही तो होगा। टाइम टू क्रॉस एंड पॉइंट बाई बी एज मेजर्ड बाई ए। आप मुझे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो सबके सेम ही है दोनों के, डिनोमिनेटर किसका छोटा है ये बता दो। डिनोमिनेटर किसका छोटा है? ए का सर। अरे u की वैल्यू कुछ मान लो, c/2 मान लो, तो ये c/2 है और ये कितना आएगा, c/2 प्लस c/2 मतलब c अपॉन 1 प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा 4/5c। कौन बड़ा हुआ, 4/5c माइनस 1/2, कितना आ जाएगा 8 - 5, 3/10। कौन बड़ा? 4/6 5 40 है ना, 4/5 बड़ा हुआ ना? नहीं 4/5 नहीं, 1/2 में और इसमें बताओ कौन बड़ा? 0.5 नहीं 0.5 वाला ज्यादा बड़ा हुआ, यू ज्यादा बड़ा हुआ। यस सर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोग अपनी कॉपी पे ये चेक कर लो कि कौन बड़ा है। ये बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा है, लार्ज है एज कंपेयर टू दिस, तो फिर टाइम किसका ज्यादा कम होगा? यानी व्हाट इज द क्लेम ऑफ ए? ए का क्लेम क्या होगा? जीत गया या हार गया? जीत गया। जीत गया। यही सेम क्लेम किसका होगा? बिल्कुल रिवर्स करोगे प्रॉब्लम को और ए को, ए की जगह पे आप बी वाला बैठ जाएगा, तो बी का क्लेम भी सेम ही होगा। बी का क्लेम भी, दैट इज ए बॉन द रेस। A claims that A won the race and B claims that B won the race. यानी कि ये B ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, A and B both claims to have won the race. सर हाँ बेटा। सर ये टीबी आपने कैसे लिखे, फिर से बता दीजिए थोड़ा। कौन सा बेटा? टीबी सर, टीबी। अच्छा, टीबी कैसे लिखा? अरे टीबी ऐसे लिखा कि टीबी वाला दोबारा बना ले रहा हूं। एक स्टार्ट वाला खंबा है और एक एंड वाला खंबा है, और इसे ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ए पर बैठा हुआ। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? स्पेसशिप को। मान लो ये स्पेसशिप है, ये कितने से जा रहा था? 2u बाई 1 प्लस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा सीन कितने वेलोसिटी जा रहा है? u वेलोसिटी एज कंपेयर टू b।
सही है बोल रहा हूँ? नहीं हाँ सर। यही तो है, बी बी जा रहा है इधर, एंड भी जा रहा है उधर, तो ये कितनी देर में टकरा जाएगा इससे, ऐसे समझ लो आप। तो आपको बताया था ना, दो लोगों की रिलेटिव मोशन तीसरा ऑब्जर्व करेगा तो कैसे बताओगे भाई? इनके बीच की दूरी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, और इनकी रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगी? 2u/1 + u² / c² माइनस, नहीं बेटा समझ में आया? समझ आ गया सर। हाँ सर समझ आ गया। अब देख लो, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बाकी आपको लॉजिकली भी बता सकता हूँ चीजें, लेकिन लॉजिकली आपका गलत होने का डर रहेगा, इसलिए आप करेक्ट जरूर देते हैं। सर अगर ए और बी दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, हेलो में बेटा सर, आवाज अगर बंद करें बाकी लोग। ए और बी, सर अगर ए, हाँ बेटा आप अपनी आवाज ओपन करो। सर अगर ए और बी दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, तो फिर टी बी We जो can't लिखा take हुआ है decision. ऑब्जर्व, Then we can't take decision. अगर ए और बी की वेलोसिटी अलग अलग होगी तो फिर हम नहीं बता सकते ना, तो ये सवाल ही नहीं बनेगा। ऑब्वियस है ना, फिर तो आप सर मैं सिर्फ फॉर्मूला के बारे में बोल रही हूँ। हाँ तो जो ऑब्जर्व्ड बाय ए हुआ है टी बी इक्वल टू, हाँ, तो एल नॉट बाय गामा ऑफ ए होगा ना वो? नहीं, अगर जो भी इसकी वेलोसिटी होगी वही गामा में आएगी, क्योंकि ऑब्वियस है इस पे बैठे हो तो ये पूरा स्पेस किस वेलोसिटी से भागता हुआ नजर आ रहा होगा? यू से। यू से, तो जो इसकी हाँ वेलोसिटी होगी वही आएगी। हाँ सर, हाँ सर, अरे ऐसे समझो, ये थैंक यू सर। ये समझो ऐसे, मैं एक मिनट एक और बात बोल दे रहा हूँ। हाँ ऐसे सर, समझो जैसे ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ये लो, मतलब ऐसे, ये एक मिनट रुको, ये समझ लो ट्रेन का कंपार्टमेंट है ऐसे, और ये ट्रेन का मिड पॉइंट है। एक बार अंदर बैठ के देख रहे हो आप, एक बार बाहर से देख रहे हो, यही तो सवाल बना, और क्या है? हाँ सर, तो अंदर से बैठ के देख रहे हो तो क्या हो रहा है? दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, और जब बाहर से बैठ के देख रहे हो तो ऑब्वियस है ये जल्दी टकरा जाएगा और ये देर में टकराएगा। कॉमन सेंस से सोचिए। जी सर। तो कॉमन सेंस से भी आंसर बताया जा सकता था, किसी बच्चे ने बताया भी होगा, शायद यही सेंस लगाया होगा, जो लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी का प्रूव करवाया था वो। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, समझ में आया? कुछ नहीं खेल। हाँ सर, आया सर। अब आपको लग रहा होगा ये पुराना ही सवाल है, जो लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी में प्रूव करवाया है ना, हाँ सर, वही तो सवाल है। उसमें दो फोटोन भाग रहे थे। हाँ सर, इसका आंसर बी है बेटा। हाँ, जी सर, थैंक यू। उसमें दो फोटोन भाग रहे थे, यहाँ पे दो क्या भाग रहे हैं? स्पेसशिप भाग रहे हैं। वहां पर ये सारा खेल जो चल रहा था ट्रेन के डिब्बे में चल रहा था, यहाँ पर दो अलग अलग जगह दिखा दी गई हैं। बिल्कुल सेम तो है सिचुएशन इस सवाल में, और लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी वाला क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है बेटा। जी सर। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने तय कर लिया होगा कि अगर ऐसा सवाल आया तो सही तो होगा नहीं, तो वो तय अगर कर लिया है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ लिए तो हो सकता है सही हो जाए। ए स्पेसशिप एस ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द अर्थ, एक स्पेसशिप को अर्थ से भेजा गया। आफ्टर सम टाइम अर्थ स्टेशन इन्फॉर्म द क्रू दैट दे हैव सेटल्ड इनटू ए कांस्टेंट वेलोसिटी 0.28 c रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थ। मतलब अर्थ से क्रू मेंबर को बोला कि भाई आपकी वेलोसिटी इतनी हो चुकी है,
यानी ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली, ये तो अच्छी खबर थी, ये बुरी खबर है कि अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑन ए हेड ऑन कोलिजन कोर्स विद एस्ट्रॉइड ए। वो कह रहे सामने से लेकर एक पत्थर नुमा एक आकाशीय पिंड आ रहा है जो कि आपसे 15 लाइट मिनट की दूरी पर है। मतलब उसकी स्पीड अगर वो सी की स्पीड से आए तो 15 मिनट में टकरा जाएगा आपसे ना। तो वो कितनी दूरी पर है? 15 लाइट मिनट डिस्टेंस कमिंग इन टुवर्ड्स द अर्थ अलोंग द सेम रेडियस। ये इधर ही को चला आ रहा है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, अब क्या हुआ, हड़बड़ाहट मच गई। ये बता दिया किसी ने कि भाई सामने पत्थर आ रहा है, तो बिल्कुल भाई ये हाल हुआ जैसे टाइटैनिक फिल्म में हाल हुआ था, जब पता चला कि सामने जो है आइसबर्ग है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑन दी बोर्ड, अब इसने अपना बोर्ड पर इंस्ट्रूमेंट जो लगा हुआ था उस पर देखा, क्या देखा? स्पेसशिप इमीडिएटली एस्टिमेट दी स्पीड ऑफ एस्ट्रॉइड। तुरंत उसने कहा कि भाई इसकी स्पीड मेजर करो कितनी है। अब इसकी स्पीड मेजर करी तो पता चला कि 0.24 सी से ये आ रहा है, और कितनी दूरी पर है? 15 लाइट मिनट। तो आप ये बताना है, इट फॉलोज दैट द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल टू द क्रू टू इवैक्यूएट द शिप बिफोर द कोलिजन। मतलब अब ये बताना है आपको कि अब कितनी देर में टकरा जाएगा, कितना टाइम उसके पास बचा हुआ है कि वो खाली कर दे स्पेसशिप को। आप बताओ मुझे कि 0.24 जो सी है वो किसके रिस्पेक्ट में है? स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में। स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में, और ये अर्थ के रिस्पेक्ट में, है ना। और ये जो दूरी लाइट मिनट जो बताई थी 15 लाइट मिनट, वो किसने बताई थी? अर्थ के रिस्पेक्ट, अर्थ से इन्फॉर्म हुआ था। तो कहानी ये नहीं हो गई कि स्पेसशिप है, उसकी स्पीड कितनी है? स्पेसशिप में जो बंदा बैठा हुआ है वो कह रहा है कि भाई अपने तो रेस्ट में है, लेकिन सामने से एक पिंड चला आ रहा है इसकी तरफ को 0.24 सी से। लेकिन अब चूंकि ये डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये भी तो गड़बड़ है कि डिस्टेंस जो 15 लाइट मिनट बताई थी वो तो अर्थ से पता चली थी, इसकी तुलना में ये क्या होगी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस 15 लाइट मिनट रहेगी, 15 लाइट मिनट बाई गामा रहेगी। भाई सामने से एक आ रहा है तो इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी? 15 लाइट मिनट बाई गामा। कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होगी। तो कितना टाइम है आपके पास फिर? पंद्रह लाइट मिनट को आप लोग चाहो तो सी से मल्टीप्लाई करके मिनट में बदल सकते हो, पता है ना। और गामा कितना होगा? 1/√1 - b स्क्वायर, मतलब 0.24 का स्क्वायर, ये हो गया L0 बाई गामा। अपॉन कितनी स्पीड से आ रहा है एस्ट्रॉइड आगे से? अब ये आंसर डायरेक्ट मिनट में आएगा, ये मतलब है अगर ऊपर सी लगा लिया तो ये आंसर अब डायरेक्ट मिनट में आएगा। अदरवाइज आप पहले लाइट मिनट को किसमें बदलो? मीटर में बदलो, उसके बाद मीटर पर सेकंड में बदलने के बाद फिर आंसर मीटर में आएगा, वो सेकंड में आएगा। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, और कोई बात नहीं है, टाइम कम खर्च होगा। तो आप जरा कैलकुलेशन करके बताना कितनी आ रही है। 15/0.24 × 1 - 0.24 का स्क्वायर।
कितना आंसर आ रहा है? एग्जैक्ट आंसर बताओ, कैलकुलेटर क्या बोल रहा है? ये टिफर में कैलकुलेटर अलाउड होता है? $58.9 60.67 बता रहा है कोई मुझे। 8.9 आ रहा है। नहीं 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 बेटा, दो लोगों ने बताया, सही बताया होगा। देखो। सर 60.67 आ रहा है। हाँ, तो कितना टाइम है बचा हुआ? कौन सा ऑप्शन सही होगा? दो ऑप्शन बड़े करीब करीब है, 60 और 63। सर 60। बचना है तो 60 और टकराए जाना है तो 63। यहाँ तो खाली करने की बात हो रही है ना, सकारात्मक अगर देखें तो। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बहुत सारी बातें थी जो कि आपको समझनी थी। यहाँ पर आप देखो तो 0.28C की जरूरत ही नहीं पड़ी। 0.28C जो आ रहा था अर्थ के रिस्पेक्ट में, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि भाई बचना किसको है? क्रू मेंबर को, स्पेसशिप को। तो अपने को तो पूरा सवाल स्पेसशिप के फ्रेम में करना है। तो इसलिए इस पूरी समस्या का आंसर केवल इतना सा है। बाकी कैलकुलेटर से अगर करोगे चुटकियों में हो जाएगा, समस्या समझ में आ जाएगी तो आंसर भी निकल आएगा। नहीं समझ में आया? बोलो बेटा, तर्क कर सकते हो आप लोग। सर यहाँ पे जो लाइट मिनट है, हाँ, इसको कुछ कन्वर्ट वगैरह नहीं करेंगे किसी यूनिट में, मतलब जो। कर दिया ना बेटा, मिनट में कन्वर्ट कर लिया अगर सी से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अच्छा सीधे आंसर तभी तो मिनट में आ गया। अच्छा। वो नहीं चाहते कि आप इसमें 3 × 10⁸ लिखो, फिर लाइट मिनट में 1 मिनट में चली गई दूरी से 15 की मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व अच्छा करो। हाँ, लाइट है ना तो उसी से। ठीक है सर। समझ रहे हो ना, लाइट मिनट का मतलब दूरी का यूनिट है ये। 1 मिनट में चली गई दूरी को 1 लाइट मिनट कहते हैं। 15 मिनट में चली गई दूरी को 15 लाइट मिनट कहेंगे, है ना? तो कितनी दूरी तय करेगा? C × 15 ना। ठीक है बेटा। सर 1 मिनट, वही वाला स्लाइड पढ़ो। ये हाँ हाँ सर, नहीं सर वो दिखा रहे थे ना क्वेश्चन के साथ जो था। ये वाला। नहीं सर, वही जो अच्छा, जो अभी करवाया। 22 TI पर। हाँ जो है अभी करो ना। हाँ बेटा, बताओ इसमें। नहीं सर, वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, थोड़ा देख लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए, हमारे पास जितना भी टाइम है वो हम टाइम को वेस्ट नहीं करके रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट पे चलते हैं।
आप सभी लोगों ने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा साउंड में, पढ़ा है? डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, और डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, दोनों चीजें पढ़ी होंगी। दोनों में एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो क्या फर्क है, तो बताएगा? डॉपलर इफेक्ट आप लोगों ने 11th क्लास में करा था कि नहीं? पढ़ा था सर। क्या होता था? वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज, वेव की फ्रीक्वेंसी में मॉडिफिकेशन, है ना, चेंज। बिल्कुल सही बात है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? बेसिकली मॉडिफिकेशन इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ड्यू टू रिलेटिव मोशन, है ना। वहां पर आप लोगों को याद हो तो 3 केस होते थे। एक केस होता था जब सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है। फिर एक केस होता था ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स चल रहा है। और फिर एक केस होता था जिसमें दोनों चल रहे हैं, याद है? और फार्मूला कुछ इस तरीके का आया था, n बराबर n0 b माइनस बी एस अपॉन बी माइनस बी ओ। जाने पहचाने देखे देखे तो लग ही रहे होंगे। दोनों में लेकिन क्या डिफरेंस है वो सामने आपकी स्क्रीन पे है। इन साउंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ शिफ्ट is dependent on which is moving, source, observer और both। साउंड में क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो शिफ्ट होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कितना शिफ्ट होता है, उस बात पे डिपेंड करता है कौन मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, या दोनों मूव कर रहे हैं। लेकिन लाइट में, जिसको हम लोग रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ शिफ्ट is only dependent on whether separation between source and observer increases or decreases. And this relativistic Doppler effect is different from Doppler effect in sound by time dilation. टाइम डायलेशन का इसमें कंसेप्ट आ जाता है, बाकी इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। वहां पर क्या है वो याद हो, आप लोगों को सुना होगा कि एक सायरन बजाता हुआ अगर कोई साउंड सोर्स है या सीटी है, कोई विसिल बजाता हुआ आ रहा है आपकी तरफ को, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होती है। यही सुना था। यहां पर है कि अगर एक कोई लाइट सोर्स आपकी तरफ चला आ रहा है तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होगी। मतलब दोनों ही केस में बढ़ेगी और दोनों ही केस में वेवलेंथ घटेगी अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है। आपसे दूर जा रहा है तो साउंड में भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती थी और यहां भी कम हो जाती है। तो मतलब दोनों में है समानता, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वेवलेंथ शिफ्ट या फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में, लाइट में, कि उनके बीच, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी बढ़ रही है कि घट रही है। इस बात से मतलब नहीं वो दूरी बढ़ाने और घटाने में कौन इन्वॉल्व है। अगर सोर्स चल दे, सोर्स चल दे ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर रुका रहे, या फिर सोर्स रुका रहे लेकिन उसी वेलोसिटी से ऑब्जर्वर चल दे इसकी तरफ, तो दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम शिफ्ट आएगा, ये कहना चाह रहा हूं। क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या है
वेलोसिटी सेम स्पीड से, मतलब स्पेस इनके बीच का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट पहले पढ़ा नहीं होगा शायद ढंग से, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है कुछ भी, इसमें कुछ खास ऐसी बात नहीं है। मैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपको बताऊं, आपने कभी मतलब तैराकी की हो, या फिर आपने कभी मक्खी वगैरह को कभी किसी पानी के ऊपर चलते हुए देखा हो, तो आप देखोगे क्या, अगर कोई चीज यहीं पर पानी के ऊपर हम है मान लीजिए, और पानी के ऊपर क्या है, ये क्रस्ट और ट्रफ्स बन रहे हैं, यहाँ पे किसी ने पत्थर फेंक दिया जिसकी वजह से ये डेवलप हो गई है वेव्स। देखिए पानी के ऊपर वेव्स बनती हुई इस तरीके का चक्र। यस सर। लेकिन ये तो तब है जब आपने एक जगह पत्थर फेंक दिया, उसके बाद सेम है ना। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ये पत्थर ना होके ये आप मान लो एक ही जगह छप 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 कर रहे हो, तो ये इस तरीके के रिंकल्स बनेंगे बेसिकली। आप कह सकते हो इसे क्या बोले, क्रस्ट और ट्रफ्स ही बोल सकते हैं। पानी में उतार चढ़ाव जो हो रहा होगा उसके वेव फ्रंट्स दिखाए हैं मैंने, अगर आप एक ही जगह पर हो तो। लेकिन अगर ये आप क्या करो ना, पहले आप यहां छप छप करो, फिर आप आगे बढ़कर छप छप करो, फिर आगे बढ़कर छप छप करो, ऐसे करके आगे भी बढ़ते जाओ, मतलब तैरते भी रहो। समझ रहे हो कुछ, तो किस तरीके की वेव्स जनरेट होंगी। सर बैक स्लाइड शो करूँ? ऐसा नहीं होगा एक तरफ इकट्ठी हो जाएंगी, एक तरफ से दूर दूर हो जाएंगी। यस सर। थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना है। आप क्या करो, थाली ले लो, थाली, उस थाली में क्या करो, पानी भर लो, अब उंगली को अपनी यहीं डुबोते रहो बार बार इसमें, तो इसमें जनरेट होंगी इस तरीके से, नहीं होगी। और एक बार क्या करो कि यहाँ उंगली डुबो, फिर यहाँ उंगली डुबो, फिर यहाँ उंगली डुबो, फिर जनरेट करो, तो आप देखोगे एसिमेट्री शेप आएगी कुछ इस तरीके। तो यहाँ पर इस रीजन में आप अगर देखो, अगर यहाँ कोई खड़ा हो जाए तो वो यही तो कहेगा कि भाई पास पास आ गई, लैम्डा कम हो गया है। और यहाँ किसी को खड़ा कर दोगे तो वो कहेगा क्या, लैम्डा बढ़ गया है। सही कह रहा हूं नहीं, यानी फ्रीक्वेंसी के लिए कहूं तो उल्टा, यहाँ इसको लगेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और इसको लगेगा फ्रीक्वेंसी घट गई। बस यही है डॉपलर इफेक्ट, चाहे वो साउंड वेव्स के बारे में बोल रहे हो तो साउंड वेव्स, और अगर लाइट वेव्स के बारे में बोल रहे हो तो लाइट वेव्स। इसके इतर कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया कुछ नहीं। बेटा टॉपिक छेड़ेंगे तो ये टॉपिक आगे हो नहीं पाएगा, तो फिलहाल इसको यहीं पर रोक देते हैं, और कल हम लोग रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट खत्म कर लेंगे और रिलेटिविस्टिक एब्रेशन भी करेंगे और डायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग स्लाइड शो देख लें। सर बैक स्लाइड कर दीजिए। स्लाइड शो देख लें सभी लोग।
सर हाँ बेटा। सर जो हम म्योन प्रॉब्लम हमने करी थी स्टार्टिंग में, तो उसमें हमने बोला जब हम म्योन के फ्रेम में हैं, रेस्ट ऑफ मतलब उसका जो फ्रेम है रेस्ट पे, तो उसमें हम बोल रहे हैं कि बिकॉज वो हम उसके रेस्ट फ्रेम में है तो हमें प्रॉपर टाइम दिखेगा, हमें उसका जो लाइफ टाइम है उतना ही ऑब्जर्व होगा। तो इस वजह से हमने वहां पे बोला था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी, मतलब एटमॉस्फेयर का लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। और जब हमने बोला अर्थ सरफेस पे है हम, तो अर्थ के रेस्ट ऑफ फ्रेम में है, तब उस टाइम हम उसका टाइम डायलेशन ले रहे थे। तो सर हमने वहां पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला चीज क्यों नहीं ली? क्योंकि अर्थ के बाउंड में एटमॉस्फेयर है तो उतनी स्पीड पे, इसीलिए नहीं हमने ली वो चीज। नहीं नहीं, उसकी वजह यह है कि वहां पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। अर्थ रेस्ट में थी और जहां से वो म्यूमेशन चला था वो अभी भी रेस्ट में है। भाई रास्ते में म्यूमेशन आ रहा है, यस सर। लेकिन वो जगह जहां से चला था वो तो रेस्ट में ही है ना। वही मतलब अर्थ के कंपैरिजन में वो सब चीजें रेस्ट पे थी, इस वजह से हमने उसके ही टाइम को डायलेटेड ले लिया। हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा जहां के इस सवाल में, कि यहाँ पे जो जो एस्ट्रॉइड आ रहा है ये भी तो वैसे ही आ रहा है अर्थ की तरफ को। हाँ जी हाँ जी सर, तो ये उसके साथ ही रिलेट करके सॉल्व हुआ ना, मतलब मतलब हाँ पहले जब बिल्कुल सही आपके बात है, सॉल्व वही हुए। प्रॉब्लम है। तो ऐसा करो ना, थोड़ी देर के लिए इस पे बैठ जाओ। अब क्या होगा, अब सामने वाला आने लगेगा ना 0.24 से। यस सर। अब तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगाओगे, क्योंकि यहाँ डिके वाला टाइम नहीं है ना। यस सर यस सर यस सर। यहाँ किसी का डिके नहीं हो रहा है, ये यहाँ पार्टिकल पहुंचने का मतलब पहुंचने के बारे में बताना है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज। थैंक यू और सर। किसी का कोई सवाल है? सर हाँ सर एक और डाउट सर, तो हमारे पास कभी ऐसे फ्रीडम होती है कि हम टाइम डायलेशन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो किसी ऐसी सिचुएशन में? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल तो सर उससे रिजल्ट दोनों से सेम ही आएंगे ना, मतलब चाहे सेम ही हम है, उस। ओके सर, ठीक है, सेम थैंक यू आएंगे। सर। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट बेटा सुनना जरा मेरी बात को। यस सर। इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखो जरा। अगर आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा रहे हो, ठीक है, मत लगाओ। हम्म। कितनी देर में ये टकराएगा ये बताओ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बिना लगाए? बोलो, बिना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगाए बताओ कितना में? 15 जितना डिस्टेंस है बाय स्पीड उसकी। 0.24 सी। यस सर। ये टाइम जो होगा बेसिकली क्या होगा, डायलेटेड होगा ना। ये वाला जो हमने कैलकुलेट कर लिया सिंपली। ये वाला टाइम क्या होगा, ये आने में लगा समय जो यहाँ तक है, यस सर। इस टाइम को डायलेट कर दो। यस सर। ये ऑब्जर्व होगा जो रेस्ट पे इधर है लेफ्ट पे। हाँ तो भी बात वही तो लिखी हुई है, देखो ध्यान से। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है, नीचे आ जाएगा गामा का। यस सर, ठीक है। बेटा फिर से देख लो 1 से 6 तक स्लाइड। 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 16, 17 देखनी है तो ये ले लो। ये 16 है,
ये छिप गई है इधर ना। 17 देख लो। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।